अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का सितारा प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। आई होप सो आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं खूबसूरती के साथ। जी, खूबसूरती का होना ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है और अल्लाह ताला भी खूबसूरती को, हुस्न को पसंद करता है। और अब हम जिस नाज़रीन दौर में वक्त में जी रहे हैं, हर इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस भी है। अब अगर हम बात करें डेली सेगमेंट्स जो हम डिज़ाइन करते हैं तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए। एस्थेटिक पे बहुत बात होती है इन आवर प्रोग्राम। मुख्तलिफ डॉक्टर से, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जो कि सेफ़ हैं और किन लोगों के लिए हैं, किन लोगों को करवाने चाहिए, तो इस पर अवेयरनेस हम आप तक लाजमी पहुँचाते हैं। तो आज भी हम बात करने वाले हैं इन आर प्रोग्राम एस्थेटिक के हवाले से, प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से कि ये क्या होती है, कौन से लोग करवा सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो आपकी मुलाकात आज जिस एक्सपर्ट से हम करवा रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे डॉक्टर मोहम्मद शिराज रज़ा, ही इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। तो इनसे बहुत सारे जो आपके जो मेरे सवालात हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम बहन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी वेल, थैंक यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात सुनते हैं तो बड़ा ही एक ड्रामेटिक या एक बड़ी फिल्मी सी एक एक हमारी नज़र के सामने, क्योंकि हमने जो मूवीज़ में देखा रियलिटी से टोटली डिफरेंट है। एक्चुअली मैं अपने सवाल का या सेगमेंट का आगाज़ वहीं से करना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी जी एक रवायती जो हम सब हमेशा प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं जी, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिकोस यानी स्किन एंड सर्जरी मीन्स सर्जरी। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी क्या है? एनीथिंग जो किसी ऑर्गन से रिलेट नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी। दैट्स फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। जब वर्ल्ड वॉर्स में बहुत बड़े बड़े बर्न्स हुआ करते थे, एक्सप्लोजन्स हुआ करते थे, स्किन लॉस होती थी, मसल लॉस होती थी, तो उसको कवर करने के लिए जो सर्जरी होती थी दैट वाज प्लास्टिक सर्जरी। दैट वाज नॉट रियली टेक्निकली डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग, बस स्किन कहीं से लेकर बंद करनी, वूंड्स को करना। एंड देन जनरली इट इवॉल्व सो मच कि अब प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी टर्म है। प्लास्टिक सर्जरी encompasses reconstructive surgery, burn surgery, cosmetic surgery and microsurgery. And now the new field is super microsurgery. So हर किस्म की reconstruction का नाम is plastic surgery. And cosmetic surgery is a kind of reconstructive surgery for us. So there is no surgery that is totally cosmetic and there is no surgery that is totally reconstructive. Because तो फिर जब हम अपने नक्श को, अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने की, हम ब्यूटी की बात करते हैं या एस्थेटिक की बात करते हैं, तो वो कौन सी किस में शुमार होगा उसका? That is cosmetic surgery. Cosmetic surgery में। जी जी। और आप भी इसी में जी, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस इज 100% कॉस्मेटिक सर्जरी जी। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा ये है, आई डिड माई फेलोशिप इन प्लास्टिक सर्जरी फ्रॉम पाकिस्तान, डिड माई MRCS फ्रॉम स्कॉटलैंड, I did my fellowship in micro and super microsurgery from Kleinert Louisville, Kentucky, USA. I did my fellowship in hand and microsurgery from Singapore and then cosmetic surgery from Netherlands. So जब मैं वापस आया तो I started my practice and I wanted to do only reconstructive surgery जी private में. But by God's will, और मैं ये देखता था कि reconstructive surgery उतनी paying नहीं होती class and I couldn't force them to pay a lot in private sector. So I used to do them in government sector and my private practice was totally cosmetic surgery. So for last 6 years, I'm just doing cosmetic surgery in my private practice. That's amazing. और डॉक्टर साहब आपके काम को बहुत सराहा भी किया है, बहुत सारी एप्रिसिएशन भी मिली है, कुछ अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है, वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी, मुझे जो ज़्यादा चीज़ encouraging है मेरे लिए वो तो मेरी सुपर माइक्रो सर्जरी स्किल्स हैं, बिकॉज आई स्टार्टेड दैट इन पाकिस्तान। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी में जो एक चीज़ मुझे बहुत क्लोज टू माई हार्ट इज़ दैट इज़ फेस सर्जरी, और फेस में भी आगे राइनोप्लास्टी। So last 3 years say I've been the award-winning rhinoplasty surgeon in Southeast Asia, and this year we are nominated in London Aesthetics for best rhinoplasty surgery. That's amazing. और ये बड़ा अच्छा लगा सबको जान के कि पाकिस्तान में भी जो हमारे सर्जन्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन हो रही है अभी इस हवाले से, या डॉक्टर्स को बाहर ही इसके लिए जाना पड़ता है स्पेशलाइजेशन के लिए, फिर आकर प्रैक्टिस करना पड़ती है? इस वक्त करंट पाकिस्तान की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वो क्या सिचुएशन? बेसिकली जी प्लास्टिक सर्जरी जो ट्रेनिंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है विदाउट डूइंग बोथ। सो हमेशा से ट्रेनिंग होती थी। इट्स जस्ट दैट के पीपल वर नॉट प्रैक्टिसिंग इज टू मच
अवेयरनेस कम थी, एंड सो अब टाइम्स हैव चेंज्ड. अब हम सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान लेके आए हैं. I'm one of the core member and pioneer for Association of Aesthetic Surgery of Pakistan. We started it last year. So हमने fellowship program start किए हैं जिसमें all the plastic surgeons and even aesthetic physicians को training दी जाएगी for aesthetic procedures as well as plastic surgery and cosmetic surgery. अच्छा, पाकिस्तान में from last 5 years कितने ट्रेंड्स आपको लगता है चेंज हुए हैं? लोग भी बहुत अवेयर हो गए, सो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस हवाले से? I think trends have always been there, जी. I think people used to go abroad to get these procedures, and Pakistan maybe surgeons were always there who were doing excellent work. It's just that the number of procedures have increased because the number of surgeons have increased a lot in recent times. But trend change मैं नहीं देखता. I think it has always been there. People have always been very conscious of aesthetics और वो हमेशा से beautiful लगना चाहते हैं, as आपने कहा कि everybody wants to look good. Yes. जी. अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, there's ऑर्थोडॉक्स और थोड़ा सा अभी भी ट्रेंड्स में होने के बावजूद भी लोग इतना थोड़ा सा ओपनली इस बारे में बात नहीं करते, या जो लोग इसकी ट्रीटमेंट्स लेते भी हैं, कभी शायद ही किसी को हमने देखा होगा कि वो टीवी पे बताए कि भाई हमने ये प्रोसीजर लिया है. अभी भी एक थोड़ा सा टैबू समझा जाता है, स्पेशली अगर हम बोटॉक्स की बात करें, फिलर्स की बात करें. ये बिहेवियर इस तरह से क्यों है? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? Actually, I think it's not like orthodoxy or anything. I think एक naturally इंसान को एक ख्वाहिश होती है कि हर कोई कहे आप naturally खूबसूरत हैं. So मैं हमेशा से Especially ख़वातीन. Exactly. Cosmetic surgery इस लिहाज से बहुत challenging होती है कि हमारे patients हमारी कभी advertisement नहीं करते. ठीक है, किडनी के patients किडनी वाले को बताएंगे कि तुम वहाँ से करा लो, but nobody would tell because कोई मानेगा नहीं. But that is all right. और कोई भी ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना चाहेगा ना कि ये जो खूबसूरती है ये किसी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट के बाद आई है. Exactly. So हर कोई इसको नेचुरली कि हाँ ये तो भाई और एक कुछ नहीं करवाया. और एक कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट यही है कि उसका वर्क शुड बी सो नेचुरल कि पीपल कैन से कि हाँ मेरा तो नेचुरली हमेशा से ऐसा ही था. कुछ भी नहीं करवाया ना. सो डॉक्टर के भी मेरे ख्याल से इसमें कामयाबी है. और के अच्छा, मर्दों के लिए इस फील्ड में क्या कुछ है? उनके लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं? क्योंकि जब भी हम ब्यूटी की कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं तो ख़वातीन का जो है वो एक हम देखने के बिग नंबर है, या बड़ी तादाद में ख़वातीन पसंद करती हैं, और ब्यूटी कॉन्शियस भी ज़्यादातर हमने हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को ही देखा है. आई थिंक मेरा जो है ओपिनियन इसके बारे में कॉन्ट्रेरी है. आई थिंक मेरे पास इफ़ नॉट इक्वल अमाउंट तो 60% वुमेन 40% मेन. एंड अगर मैं आपको कॉन्शियसनेस की बात बताऊं तो आई थिंक मेन आर फार मोर कॉन्शियस. और वो बेसिकली बिकॉज दे डोंट कम आउट और दे डोंट शेयर, तो इस वजह से नहीं होता. ख़वातीन एटलीस्ट टॉक अबाउट द स्टफ अ लिटिल मोर, लेकिन आई थिंक मेन आर इक्वली एज. आप देखें कि सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं. आई थिंक राइनोप्लास्टी, आई थिंक इफ़ आई डू 10 rhinoplasties a week, I think at least 4 of them are men. और internationally traveling भी मेरी सबसे ज़्यादा men travel from all over the world to get rhinoplasties done. So no, I don't think so कि trends are different. Plus सिर्फ और सिर्फ ये है कि men have different cosmetic needs. उनमें liposuction और gynecomastia surgery ज़्यादा होती है और rhinoplasty ज़्यादा होती है. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, rhinoplasty की डिटेल में बात करते हैं कि ये one go procedure है या इसके कुछ सेशंस होते हैं, और कितना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है? राइनोप्लास्टी जी बेसिकली बहुत टाइप्स की होती है. एंड आपने बहुत देखा होगा, अब तो इतनी एस्थेटिक फिजिशियंस हैं, थ्रेड लिफ्ट कर देते हैं, फिलर्स कर देते हैं, जिसको लिक्विड राइनोप्लास्टी कहा जाता है. सो हर चीज़ की इंडिकेशन है. राइनोप्लास्टी इटसेल्फ एक बहुत रिवॉर्डिंग प्रोसीजर ये है इसलिए बिकॉज नोज इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फेस. ठीक है जी, तो किसी की भी नज़र नोज़ पे ज़रूर पड़ती है, बट मेरा मानना है कि नज़र नोज़ पे ठहरनी नहीं चाहिए बिकॉज बाकी चीज़ें फिर आइज, लिप्स एंड एवरीथिंग वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं. तो राइनोप्लास्टी इज़ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड कॉस्मेटिक प्रोसीजर अराउंड द वर्ल्ड. किसी अराउंड 3 years ago it was liposuction, बट नाउ राइनोप्लास्टी. सो लोगों को अवेयरनेस है कि हम इसको में कुछ भी चेंज ला सकते हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ राइनोप्लास्टी, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राइनोप्लास्टी का पर्पस क्या है? राइनोप्लास्टी का पर्पस ये है कि जो हमारा पूरा फेस का स्ट्रक्चर है उसको नोज़ कॉम्प्लीमेंट करे, यानी कि आपका फेस बैलेंस में लगे,
ठीक। आपकी आईज प्रोमिनेंट हो, लिप्स छोटे ना लगें, बड़े ना लगें, चिन छोटी ना लगे, बड़ी। सो नोज का एक्चुअल पर्पस इज टू कॉम्प्लीमेंट एवरीथिंग एल्स. सो आई डू अ स्पेसिफिक sort of rhinoplasty, and I've presented around the world. Even last month I presented in Masters Conference in Berlin a Pakistani nose. कि एक पाकिस्तानी नोज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज एथनिसिटी वाइज हमारे फीचर्स किसी से भी नहीं मिलते. नॉर्थ में हम मंगोलियन से मिलते हैं, वेस्ट में हम पर्शियन से मिलते हैं, ईस्ट में हम इंडियन से मिलते हैं, और साउथ में हम साउथ इंडियन श्रीलंकन से मिलते हैं, और राइट इन द सेंटर हम थोड़े बहुत मिडल ईस्टर्न भी हैं. सो बेसिकली हमारे फीचर्स किसी एक टाइप के नहीं हैं. सो राइनोप्लास्टी इज़ अ चैलेंज कि इन सब चीज़ों को मिला के हाउ डू आई मेक दम एडिक्वेट इनफ सो दैट नोज़ जो है वो नेचुरल लगे, मेड अप ना लगे. बहुत ज़्यादा जो आपने सुना होगा लिंडा नोज, बार्बी नोज, दोज आर द काइंड ऑफ नोजेस आई डोंट थिंक सो दे लुक गुड ऑन आवर फेसेस. तो इसलिए आई हैव डिफाइंड अ पाकिस्तानी नोज एंड मैं उसी के मुताबिक करता हूँ. एक्सपेंस ऑफ कोर्स जी, कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ नॉट चीप, that is for sure. लेकिन राइनोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर जो स्टिल इतना एक्सपेंसिव नहीं है पाकिस्तान में, बिकॉज द मटीरियल यूज्ड इज नॉट टू मच. उसमें सिर्फ सर्जन की एक्सपर्टीज होती है. सो ऑन एवरेज बाकी प्रोसीजर्स से, यानी ब्रेस्ट सर्जरी से, लाइपोसक्शन से, एंड इवन फेस सर्जरी से, राइनोप्लास्टी इज रिलेटिवली चीपर. अच्छा, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट या किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए प्रोसीजर, या नहीं करवाना चाहिए? देखिए जी, मेरी कंसल्टेशन हमेशा स्टार्ट होती है कि आई ऑलवेज आस्क माय पेशेंट कि अगर आपको लगता है कि आपका इन फीचर्स के साथ गुजारा हो सकता है तो मत कराएं. व्हाई डू आई से दैट? इसलिए क्योंकि जी बेसिकली जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है वो फिज़िकल सर्जरी बहुत कम है. मेनली वो माइंड की सर्जरी है. बिकॉज जो चीज़ किसी को सेल्फ इस्टीम को अफेक्ट करती है, कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है, हम बेसिकली उसको ऑल्टर करते हैं. ठीक है जी, को हम किसी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं लाते. एंड इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा क्लाइंट क्या चाहता है. बिकॉज एस्थेटिक्स इज रिलेटिव टर्म, ब्यूटी इज रिलेटिव, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. आपको कुछ और पसंद होगा, मुझे कुछ और पसंद है. सो मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या पसंद है, पहली बात तो. सो इस लिहाज से किसी में भी की जा सकती है, बट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. अगर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली माई क्लाइंट इज टेकिंग इट, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स रॉन्ग समवेयर एल्स इन द ब्रेन, और हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. फिर आपने पूछा साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस. आइडियली, एंड आई रिपीट आइडियली, जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी का इंटरनेशनली, वो ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अगर किसी प्रोसीजर का साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट हो जाए तो इट शुड नॉट बी डन. कॉम्प्लिकेशंस ऑन द कॉन्ट्रेरी एक ऐसी चीज़ है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और वो इंडिविजुअल भी होता है, सर्जन बेस्ड भी होता है. तो कॉम्प्लिकेशंस लाइक एनी अदर प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, आई एम श्योर आपके भी पास इस तरह के केसेस आए होंगे, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग कुछ तस्वीर लेकर आते होंगे बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ की, और डिमांड करते होंगे कि इस तरह की हमें लुक्स चाहिए. तो वो पॉसिबल समटाइम होता है, या फिर ऐसे लोगों की काउंसलिंग कैसे की जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली हर एक के डिफरेंट फीचर्स हैं, हर एक की अपनी खूबसूरती है. तो ये पॉसिबल होता है? देखिए जी, आफ्टर प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर 7 years, आई हैव कम टू अ पॉइंट कि शायद कुछ भी पॉसिबल है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. लेकिन एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने पहले कहा कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये समझाना है कि आपको ये नहीं करना तो क्यों नहीं करना, बिकॉज अदरवाइज दे विल गो टू समबडी एल्स एंड समबडी विल डू समथिंग. ठीक है जी. सो आई थिंक एक मॉरली एंड एथिकली मेरा फ़र्ज़ है टू टेल देम कि मैं क्यों नहीं करूँगा, एंड मोर सो कि क्यों नहीं करूँगा रादर देन क्यों करूँगा. तो येस, फोटोग्राफ्स लाते हैं लोग, लेकिन आई अगेन टेल यू जी, जिस तरह आपने पूछा, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं. आई थिंक पीपल आर वेरी रियलिस्टिक नाउ जी. आई नेवर अंडर एस्टिमेट द इंटेलेक्ट ऑफ माई क्लाइंट्स. दे ऑलवेज कम रियली रियली प्रिपेयर्ड जी. हमेशा वो बड़े प्रिपेयर्ड होते हैं, उन्होंने होमवर्क किया होता है, कुछ ज़्यादा होमवर्क भी किया होता है. तब भी मुझे डर लगता है, गूगल से बहुत कुछ सीख के आते हैं जो कि प्रॉब्ली अचीवेबल नहीं होता. सो इसलिए बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि क्या मैं कर सकता हूँ और क्या नहीं, और क्या नहीं करना चाहिए. ठीक. अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है, या बहुत सारे लोगों से अक्सर मेरी भी मुलाकात होती है, और हमने ये भी सुना है कि वंस यू आर इनटू दिस बिजनेस, जो प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स कराते हैं, देन देयर इज़ नो एंड. फिर आपको एक तरह से वो करवाते ही रहना पड़ता है. राइनोप्लास्टी इज़ डिफरेंट, आई एम श्योर, लेकिन जैसे बोटॉक्स या हम फिलर्स की बात करते हैं, सो ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है. आपको फिर
इसको कंटिन्यू करना ही है। अक्सर लोगों के चेहरे बहुत तब्दील हो जाते हैं, शुरू में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्यों ख़राब हो जाते हैं? इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये नबीहा के पेशेंट डिमांड्स को cosmetic surgeons and aesthetic physicians sometimes in their ego and sometimes in their naiveness, proper training ना होने की वजह से गिवन कर देते हैं। हर चीज़ की एक इंडिकेशन है, जब आप उस इंडिकेशन की लिमिटेशन में रहते हुए प्रोसीजर करते रहते हैं, इट वर्क्स लाइक फॉर एवर। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ की एक लिमिटेशन फिनिश हो जाती है। जब आप ऑफ कोर्स यूथफुल फेस एक डिफरेंट फेस है, एजिंग फेस एक डिफरेंट फेस है। एजिंग फेस को डिफरेंट काइंड ऑफ एस्थेटिक प्रोसीजर चाहिए, उसको लिफ्ट डिफरेंट चीज़ से चाहिए। अगर एजिंग फेस चाहता है कि सिर्फ फिलर्स से सब लिफ्ट आ जाए तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फिलर डल जाएगा। अगर वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहेगा या थ्रेड्स नहीं कराएगा, हर चीज़ की एक इंडिकेशन है। व्हेनेवर वी ओवरडू इट तो फिर ये होता है। सिमिलरली ट्रू फॉर बोटॉक्स। बोटॉक्स मुझे लगता है ऑफ लेबल यूज़ बहुत ज़्यादा है। हम जब when we were being trained या हम पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि आँखों से ऊपर बोटॉक्स का रोल है, उसके नीचे कोई रोल नहीं है। और जब से हमने इस बोटॉक्स को और जगहों पे यूज़ करना शुरू किया है तो एजिंग वर्सन हुई है। सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी डन, और हमारे एस्थेटिक फिजिशियंस को, कॉस्मेटिक सर्जन्स को बहुत एस्ट्यूट होना चाहिए इन सेइंग नो। दे नीड टू नो वेयर टू स्टॉप। बहुत अच्छी आपने बात की। तो डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा लाइपोसक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये प्रोसीजर किस तरह से है, और जैसे मैंने पूछा राइनोप्लास्टी के हवाले से, इसमें भी जो लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लाइपोसक्शन बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं। एक तो ये है कि ओबेसिटी बढ़ रही है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरी दुनिया में ओबेसिटी बढ़ रही है। वेस्ट में तो पहले ही बहुत थी, हमारे लोग भी हार्ड वर्किंग नहीं रहे, सो ओबेसिटी इज़ इंक्रीजिंग। देन हमारी डाइटरी हैबिट्स आर नॉट राइट, ये ब्रायलर चिकन एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो कि मुझे नेम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हैबिट्स हमारी ईटिंग आर नॉट अप्रोप्रिएट। सो लाइपोसक्शन, एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि लाइपोसक्शन इज़ नॉट फॉर वेट लॉस, इट इज़ अ बॉडी कॉन्टोरिंग प्रोसीजर। जी, बॉडी कॉन्टूरिंग जी। सो एनी पर्सन हु हैज़ अ वेट इशू, उसको लाइपोसक्शन नहीं करानी चाहिए, और कॉस्मेटिक सर्जन को उसकी लाइपोसक्शन नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्ट प्रोसीजर किस तरह से है? ओके, सो आइडियली एनी पर्सन जिसने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है विद डाइट एंड एक्सरसाइज, लेकिन जेनेटिकली या बॉडी मेकअप वाइज उसके कुछ एरियाज आर फैटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अपनी फैमिली में ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा है, टमी में लव हैंडल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों में लूज बेली एग्जैक्टली लूज बेली की तरफ हम क्योंकि दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लूज बेली आम तौर पे मदर्स में आती है आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। उसमें सिर्फ स्किन का इशू नहीं होता, उसमें मसल्स भी लूज हो जाते हैं। सो दैट नीड्स टमी टक, दैट इज अ होल डिफरेंट जॉनरा। लेकिन लाइपोसक्शन इज फॉर दोज एरियाज जो आप सब कुछ करने के बावजूद जिन एरियाज की फैट रिड्यूस नहीं कर पाते। आर्म्स, सम पीपल हैव ऑकवर्ड बिग बटक्स, थाइज, ये एरियाज ऐसे प्रॉब्लम एरियाज हैं जो कि बहुत सारे लोगों में रिड्यूस नहीं होते, नो मैटर व्हाट दे डू। सो उन लोगों के लिए लाइपोसक्शन है दैट वी डू स्कल्प देयर बॉडीज के। बेसिकली बॉडी इज अ 3D स्ट्रक्चर, और हमें उसको साइड से, फ्रंट से और बैक से स्कल्प करना होता है, सो दैट वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको जब मेंटेन करें तो सो दे लुक गुड, बट इट्स नॉट फॉर मोटापा। ओके, शेप करने के लिए, अब शेप को एनहांस करने के लिए, द पीपल हु आर ऑलरेडी जो फिटनेस में है, इनटू फिटनेस, उनके लिए कि उसको मजीद एनहांस किया जा सके, या जहाँ से डाइट से या एक्सरसाइज से रिजल्ट नहीं आ रहा उसको शेप करने के लिए किया जाए। एंड मदर्स आफ्टर बेयरिंग बिग बेबीज, कुछ मदर्स के बेबीज काफ़ी ज़्यादा वेट के होते हैं, तो मसल्स ग्रो अपार्ट, तो फिर वो जो मर्जी कर लें वो शेप नहीं आ पाती। सो दैट नीड्स टमी टक, टेकिंग आउट एक्स्ट्रा। 100% रिजल्ट है? देखिए जी, 100% इज रिलेटिव टर्म अगैन, लेकिन इट इज़ एन अमेजिंग प्रोसीजर। दो प्रोसीजर्स जो कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, और इसलिए करता हूँ क्योंकि आई सी पीपल चेंजिंग देयर लाइव्स अबाउट इट। इतने ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। वन इज बॉडी कॉन्टोरिंग, नंबर 2 इज राइनोप्लास्टी, एंड थर्ड इज प्रॉबेबली ब्रेस्ट सर्जरी इन ओल्डर वुमेन। ओके, दैट्स अमेजिंग। टाइम कम हो गया, अदरवाइज हमने बहुत सारी चीज़ों को मजीद भी डिस्कस करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला फॉर आवर प्रोग्राम। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे इन सुबह का सितारा। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।